Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए बढ़े आगे। क्या हो गया था यस लास्ट आपका? प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट? और मैंने आपसे कहा था एक बहुत जरूरी बात है जो अगले लेक्चर में इनके बारे में हम करेंगे। कहा था? ठीक, तो सुनिए ध्यान से। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए, क्या सी लैंग्वेज में मल्टीपल कंपाइलर्स अवेलेबल हैं? आई मीन हम लोग टर्बो यूज कर रहे हैं, अदर देन टर्बो और भी कंपाइलर्स हैं मार्केट में, है ना? तो याद रखिएगा, ये सारे कंपाइलर्स एक कॉमन बात पे सहमत हैं, और वो कॉमन बात ये है कि आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन में, एक सिंगल स्टेटमेंट में एक ही वेरिएबल की वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो बिहेवियर कंपाइलर टू कंपाइलर, हार्डवेयर टू हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएगा। फिर सुनिए, बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूं, इसलिए पार्ट्स में समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सी लैंग्वेज का ये कहना है कि हमें एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एक ही वेरिएबल की वैल्यू एक से ज्यादा बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अलग अलग कंपाइलर्स अलग अलग तरीके से हमारी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे। इसका बिहेवियर कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज हो जाएगा, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, मैं लिख देता हूं पहले, इन सी लैंग्वेज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट guideline which programmers must follow, and the guideline says and the guideline says that we should never increment or decrement the value of same variable more than one time in a single expression। याद रखिएगा, ठीक है? अदरवाइज compilers solve it the compiler solve it in platform dependent way, that is, if the compiler changes, the behavior will also change। behavior मतलब output will also change। इसका आपको एक डेमो देता हूं मैं, तो आप मेरी बात ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे आप? a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस, बताइए कितना आंसर आएगा इसका ए और बी की वैल्यूज को लेकर? जल्दी जवाब दीजिए, पढ़ के गए ना आप लास्ट लेक्चर में? वेरी गुड, आपने पढ़ा। इसका जवाब ए के लिए आएगा 12,
सॉरी, ए के लिए आएगा 22 और बी के लिए आएगा 12। यही पढ़ा था ना। लेकिन याद रखिएगा ये हर कंपाइलर के लिए नहीं है, ये सिर्फ टर्बो कंपाइलर के लिए है। ये जो आपने सॉल्व करा है ना, ये वैलिड है ओनली फॉर टर्बो कंपाइलर। सिर्फ टर्बो इसको ऐसे सॉल्व करता है, लेकिन जो बाकी कंपाइलर्स हैं वो इसको एक डिफरेंट एंगल, एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये सेम एक्सप्रेशन अपन लोग जीसीसी कंपाइलर पे लिखें, या आप में से कोई अगर मैक यूज कर रहा है और वो इसे अपने मशीन पे चलाएगा, तो आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा इसका आंसर। राइट? अगर आप यस दीपांकर, तो आप देखिए आपको आंसर डिफरेंट मिलेगा। आप अगर चेक करेंगे ना, तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा 11 और यहाँ पर मिलेगा 12, 12 प्लस 11 आपको वैल्यू मिल रही होगी 23। चेक करिए दीपांकर। अगर आप जीसीसी यूज कर रहे हैं तो, और अगर जीसीसी नहीं है, कोई और कंपाइलर है आपके आईडी में, तो फिर इससे भी अलग होगा आंसर। फिलहाल आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। या दीपांकर, आई एम वेटिंग। यस यस विकास, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? एक ही वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएंगे तब। राइट? और ये सेकंड है वैलिड फॉर नॉन टीसी, ये जीसीसी कंपाइलर के लिए वैलिड है। दीपांकर हो गया? नहीं भरत, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर सेम वेरिएबल को एक से ज्यादा बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा। अगर आप दो अलग अलग वेरिएबल लेकर चले तो सारे कंपाइलर सेम काम करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम सारी इसी के कारण आ रही है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चेक करिएगा आप में जिसके पास कोड ब्लॉक्स हो, डेव सी प्लस प्लस हो, जहां जीसीसी कंपाइलर यूज हो रहा है, आप चेक करिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। दीपांकर, आपका कंपाइलर कौन सा है? व्हाट कंपाइलर आर यू यूजिंग? एक्सकोड कंपाइलर नहीं होता बेटा, एक्सकोड आईडी होता है। कंपाइलर कौन सा है चेक करो, सी लैंग है कि जीसीसी है कि एलएलवीएम है? अभी आंसर क्या आया? करा आपने? कोड रन करा? कोड रन करा? चलिए ठीक है, कर ले तो बताइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज डू व्हाइल लूप। राइट? और कुछ दिन बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये 23 ला कैसे रहा है। ठीक है, अपन को सीखना ये भी चाहिए कि 23 कैसे आया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम सेम कहानी है विनीत, माइनस माइनस के बारे में भी बिल्कुल सेम कहानी है।
हाँ, बी प्लस 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 सी प्लस प्लस का आंसर सेम मिलेगा भरत, ये दोनों कंपाइलर्स पे सेम आंसर देगा। प्रॉब्लम बी प्लस 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 बी में आएगी बस, ठीक है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक था प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसका बैकअप लेना पड़ेगा शैला आपको। हालांकि वो टॉपिक आज के लेक्चर में ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन याद से बैकअप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं। यही है माइनस माइनस के बारे में भी बात बेटा विनीत, यही है, सेम है, प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों के बारे में सेम बात है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। चेंज करूं, बढ़े आगे। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डू वाइल लूप। लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक कि डू वाइल कैसे काम करता है। सबसे पहले डू वाइल का सिंटेक्स ऑब्जर्व कीजिए। सी लैंग्वेज में अगर डू वाइल को आप सिंटैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो इसमें आप सबसे पहले डू लिखते हैं, गौर करिएगा। द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी राइट डू। डू के अंदर आप अपने लूप की बॉडी लिखते हैं, वॉट एवर स्टेटमेंट्स यू वांट टू राइट वो आप मेंशन करते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रेस बंद करते हैं, कर्ली ब्रेस बंद करने के बाद वाइल यूज करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करते हैं आप अपनी टेस्ट कंडीशन, और याद से लास्ट में आप अप्लाई करते हैं सेमीकोलन, ठीक। तो सबसे पहले मुझे बताइए सिंटेक्स वाइज आपको वाइल और डू वाइल में क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। सिंटेक्स वाइज आपको वाइल और डू वाइल में क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कितने डिफरेंस नजर आ रहे हैं, जल्दी बताइए। सिंटैक्टिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। गुड, सिंटैक्टिकली आपको दो डिफरेंस दिख रहे होंगे। पहला डिफरेंस, वाइल में वाइल स्टार्टिंग पे होता है, डू वाइल में वाइल एंडिंग पे होता है। आई रिपीट, पहला डिफरेंस, वाइल में वाइल स्टार्टिंग पे होता है, डू वाइल में वाइल एंडिंग पे होता है। वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं आता, जबकि डू वाइल के बाद सेमीकोलन आता है। दीपांकर अनम्यूट कर रहा हूं आपको, रुकिए। जी दीपांकर बोलिए। Sir, answers are 22 and 12, but it is showing a warning. हाँ, वार्निंग 22-12 आ रहा है, तो आपका फिर Yeah. जीसीसी नहीं होगा ना, LLVM है ना। Yes, sir. हाँ, इसलिए ऐसा आ रहा है, सब पे अलग But अलग there is आएगा। a semantic issue. It is showing मना कर रहा semantic. होगा वो, आपको साफ बोल रहा होगा कि आप ये जो कर रहे हैं Yeah, yeah. यूज, ये एक वर्ड आ रहा होगा सीक्वेंस पॉइंट, Yes, sir. ला रहा है लिखा हुआ वहां पे। लिखा हुआ है multiple unsequenced modifications to वेरी be. गुड, मल्टीपल अनसीक्वेंस मॉडिफिकेशन। वो इसीलिए कंपाइलर आपको वार्न कर रहा है कि आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं एक ही लाइन में, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। Okay. और यहाँ भी ये जो जीसीसी मैंने लिखा है, ये जीसीसी के एक पर्टिकुलर वर्जन के लिए लिखा है। अगर ये 5.4 वर्जन है, Yes. अगर 5.4 के अलावा कोई वर्जन होगा तो ये आंसर फिर कुछ और होगा। जैसे शायद कोई यहाँ पे भी बोल रहा था आंसर 24 आ रहा है उनके पास जो जीसीसी है, जी सर। है ना। तो ओवरऑल दिस पॉइंट इज कि अगर आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल टाइम चेंज करेंगे, यू कैन नॉट बी श्योर इनफ कि आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। उसके लिए आपको कंपाइलर का वर्जन, कंपाइलर का डॉक्यूमेंटेशन सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो अब आते हैं वाइल और डू वाइल के डिफरेंसेस पे। पहला डिफरेंस, वाइल में कंडीशन स्टार्टिंग पे होती है, डू वाइल में कंडीशन लास्ट में होती है। दूसरा, वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं होता, पर गौर करिएगा डू वाइल के बाद सेमीकोलन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सिंटेक्स का पार्ट है, और अगर आपने ये सेमीकोलन मिस कर दिया कंपाइलर दे देगा एरर, ठीक। तो मैं लिख भी रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, मिसिंग दिस सेमीकोलन will produce syntax error। ये सेमीकोलन अगर आप मिस करेंगे तो कंपाइलर सिंटेक्स एरर दे देगा। सो बी वेरी क्लियर कि अगर आप डू वाइल लिखते हैं
तो याद से वाइल के लास्ट में सेमीकोलन लगाएं। चलिए, ये तो बात हो गई सिंटेक्स की। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझें डू वाइल चलता कैसे है। उसके और वाइल के चलने में आपको अगला सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, सबसे बड़ा डिफरेंस। तो अगर डू वाइल को आप ट्रेस करें, डू वाइल की वर्किंग को आप समझें, तो आप देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे देयर इज नो कंडीशन, कंपाइलर बिना कुछ चेक करे, बिना कुछ सोचे सीधा डू ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा। आई रिपीट, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं है, कंपाइलर बिना कुछ चेक करे सीधा डू ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, डू ब्लॉक की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, और इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद वाइल में लिखी गई टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई कंडीशन है ही नहीं, तो कंपाइलर बिना कोई कंडीशन चेक करे हुए सीधा डू ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, इस बॉडी को रन करेगा, रन करने के बाद वाइल की कंडीशन को चेक करेगा। राइट, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा इटरेट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो नोटिस करिए दोबारा इटरेट नहीं करेगा और लूप से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ध्यान से आपने ये ट्रेस देखा है तो डू वाइल और वाइल के बीच में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, डू वाइल और वाइल के बीच में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा, वेरी गुड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स का है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो डू वाइल में क्योंकि कंडीशन चेक बाद में होती है, क्योंकि कंपाइलर कंडीशन बाद में देखता है, तो बॉडी ऑलरेडी कंपाइलर एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप दोबारा नहीं चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगा। पर सोचिए, कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये गारंटी है ना कि लूप कम से कम एक बार तो चलेगा। क्या कहते हैं, है ना? इसलिए अगर इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा बेसिक डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस डू वाइल और वाइल में क्या है, तो आपका एक ही जवाब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस का है। वाइल मिनिमम चलेगा तो 0 टाइम्स चलेगा, डू वाइल मिनिमम चलेगा तो 1 टाइम चलेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? शैला, ये स्टेटमेंट है, डू वाइल में इस वाइल को एक स्टेटमेंट माना गया है, क्योंकि डू वाइल में वाइल को स्टेटमेंट की तरह देखते हैं, तो लास्ट में उसका टर्मिनेटर लगता है। हर स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है ना, तो ये डू वाइल पूरा एक स्टेटमेंट है और ये उस डू वाइल का टर्मिनेशन है, इसलिए वाइल के आखिर में सेमीकोलन आता है। करेक्ट? चलिए, अब इस बात को और बेटर समझने के लिए अपन एक एग्जांपल्स की तरफ से ऑब्जर्व करते हैं इसको। ठीक है, इमेजिन करिए मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट करता हूं यूजिंग वाइल लूप। तो आपको याद होगा हमारा कोड था वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, यहां लिख रहे थे अपन printf \n %d, i, और यहां अपन लिख रहे हैं i प्लस प्लस के प्लस प्लस आई क्या लिख दूं? जल्दी जवाब दीजिए, लास्ट लेक्चर अटेंड कराया अगर तो। i प्लस प्लस के प्लस प्लस आई, शाबाश, कुछ भी। फिलहाल दोनों में से किसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, i प्लस प्लस और प्लस प्लस आई एक जैसे होते हैं आइसोलेशन में। आइसोलेशन नहीं है तो डेफिनेटली दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है, बट एज फार एज आइसोलेशन इज कंसर्न, i प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल बताइए ये कोड आउटपुट क्या देने वाला है? इस समय जो आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा है उसका आउटपुट क्या आने वाला है? जल्दी बोलिए। गुड, उसका आउटपुट आने वाला है 1 से लेकर 10 तक, सारे नंबर प्रिंट होंगे फ्रॉम 1 to 10। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इसी पर्टिकुलर कोड का डू वाइल वर्जन बना के दिखाइए, सेम कोड बनाइए बट बनाइए डू वाइल से। चेंज क्या आएगा? ये वाइल यहां से हट जाएगा, इसकी जगह डू आ जाएगा, यहां वाइल मेंशन करेंगे और लास्ट में याद से लगाएंगे आप सिंबल ऑफ सेमीकोलन। अब अगर इसकी वर्किंग को आप ट्रेस करें तो नोटिस करिए कंट्रोल सीधे डू में एंटर करेगा,
डू में एंटर करके 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाकर 2 कर देगा। अब कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। लूप फिर घूमेगा, 2 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू बढ़कर 3 हो जाएगी, करेक्ट। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। लूप फिर घूमेगा, 3 प्रिंट करेगा, ऐसे करते करते 10 प्रिंट करेगा। 10 के बाद आई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। तो फिलहाल दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस आपको दोनों में नहीं दिखेगा। सही कह रहा हूं, है ना? चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं वाइल वाले केस में, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कॉपी दिस कोड। अगर मैं वाइल वाले केस में आऊं और ऐसे लिख दूं i इज इक्वल टू 11, तो बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? जल्दी फटाफट सोच के जवाब दीजिए। अगर मैं i इक्वल टू 11 कर दूं तो वाइल वाले केस में आउटपुट क्या आएगा? गुड। इस केस में कोई आउटपुट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा आउटपुट? क्योंकि टेस्ट कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप डू वाइल को चेक करें तो आप मानते हैं कम से कम 1 प्रिंट होगा। अगर आप डू वाइल को चेक करें, आप एग्री करते हैं एटलीस्ट 11, सॉरी, एटलीस्ट 11 प्रिंट हो जाएगा। हो जाएगा 11 प्रिंट होकर आई की वैल्यू 12 हो जाएगी। 12 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो लूप दोबारा नहीं घूमेगा, तो लूप हमारा दोबारा इटरेट नहीं करेगा, यानी ये जो साइकिल दिख रही है ये नहीं होगी, एक ही बार चेक करके आगे निकल जाएगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। लेकिन तब तक नोटिस करिए 11 प्रिंट हो चुका होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ? क्लियर? इसलिए याद रखिएगा, डू वाइल और वाइल में सबसे बड़ा डिफरेंस मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस का है। वाइल मिनिमम 0 टाइम्स चल सकता है, डू वाइल कभी 0 नहीं चलेगा, वो जब भी चलेगा कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है? दूसरी बात, लिसन केयरफुली, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। इसके लिए जरा सिंटेक्स को वापस लेते हैं। दूसरी चीज, इन दोनों के सिंटेक्स को एक बार और देखिए तो आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्म समझाता हूं। दिस इज सिंटेक्स फॉर, लेट्स से इसको वाइल कर देते हैं अपन, ये वाइल का सिंटेक्स है, और ये डू वाइल मान लेते हैं सेकंड वाले पे। दिस इज डू वाइल। नोटिस कीजिए वाइल में कंडीशन स्टार्टिंग में है ना, यस और नो, है ना, और डू वाइल में कंडीशन लास्ट में। इसलिए वाइल का सी लैंग्वेज में एक ऑल्टरनेट नाम और होता है, एंड वाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। while loop is also called as entry control loop। और क्योंकि do while में स्टार्टिंग पे कोई कंडीशन नहीं होती है, जो होती है वो लास्ट में होती है, इसलिए do while को बोलते हैं exit control loop। another nickname or another alternate name of do while is exit controlled loop। याद रखें। तो आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्ट ना पूछते हुए कि वाइल क्या होता है, वो आपसे पूछेगा एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जो बॉडी से पहले कंडीशन को चेक करते हैं। टेस्ट कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बिफोर बॉडी, बिफोर लूप बॉडी। ऐसा कोई भी लूप जो बॉडी से पहले अपनी कंडीशन को चेक करवाए वो कहलाता है एंट्री कंट्रोल, और ऐसा कोई भी लूप जो कंडीशन को आफ्टर बॉडी चेक करवाए वो कहलाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। टेस्ट कंडीशन इज चेक आफ्टर बॉडी। समझ आया? डिफरेंस क्लियर?
ठीक है, अब आज जो आपको मैं प्रोग्राम्स दूंगा उसमें आपके लिए डबल चैलेंज है। आज जो मैं आपको प्रोग्राम्स दूंगा उसमें आपके लिए डबल चैलेंज है। डबल चैलेंज कैसे है? ना सिर्फ आपको प्रोग्राम बनाना है, बल्कि आपको जो लूप सही है उसे चूज करके प्रोग्राम बनाना है। और याद रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम सी में ऐसा नहीं होता जो सिर्फ वाइल या सिर्फ डू वाइल से बने। हर प्रोग्राम वाइल और डू वाइल दोनों से बन जाता है। बस समझना आपको ये है, किस प्रोग्राम के लिए बेटर चॉइस वाइल है, किस प्रोग्राम के लिए बेटर चॉइस डू वाइल है। बताइए, डू वाइल बेटर चॉइस कब होगा? जब लूप के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट आपको कम से कम एक बार चलाने हैं, कम से कम एक बार चलाने हैं। इन दैट केस डू वाइल विल बी अ बेटर चॉइस। और अगर लूप की बॉडी के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एक बार भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है, तो बेटर चॉइस इज वाइल। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का प्रोग्रामिंग पार्ट। पहला टास्क है आपका आज का, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स from the user, comma, display their sum and display their sum and again ask the user if he wants to continue. Again ask the user if he wants to continue. If the answer is yes, then repeat the above process. Otherwise, terminate the program. Otherwise, terminate the program. ठीक है, क्या आउटपुट चाहिए मुझे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रोग्राम सबसे पहले स्क्रीन पे लिख कर दे एंटर टू इंटीजर। यूजर से दो इंटीजर्स मांगे। मान लीजिए यूजर ने दिया 1020, प्रोग्राम बताए सम इज 30 और फिर पूछे डू यू वांट टू रिपीट। चॉइस आप उसे देंगे y और n की। मान लीजिए यूजर ने टाइप करा y, जैसे ही वो y टाइप करे प्रोग्राम फिर से दो इंटीजर्स डिमांड करे। इस बार मान लीजिए आपको मैंने इनपुट दिया 7 and 2, तो प्रोग्राम बोले सम इज 9 और फिर पूछे डू यू वांट टू रिपीट। मान लीजिए इस बार मुझे रिपीट नहीं करना है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर n दूंगा और मेरे n देते ही प्रोग्राम बंद हो जाए। ये कोड आपको करना है डिजाइन। क्या लग रहा है आपको, कौन सा लूप बेटर है? जल्दी बोलिए, क्या ये कोड वाइल के लायक है या ये कोड डू वाइल के लायक है? गुड, ये कोड डू वाइल के लायक है। बंद तो ये वाइल से भी जाएगा, बट ज्यादा बेटर चॉइस है आप यहां डू वाइल यूज करें। करिए फटाफट, करिए जल्दी।
हो गया? प्रोग्राम बना? कुंदन, कैरेक्टर में परसेंटेज डी से इनपुट कैसे लोगे? गुड, बिल्कुल सही, एफ फ्लैश का यूज होगा। चलिए देखें, इस कोड को अपन दोनों से बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसको यूजिंग डू बाई, जो इसका ज्यादा बेटर डिजाइन होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये है, वेरिएबल कितने लग रहे हैं प्रोग्राम में? एवरीवन प्लीज आंसर, प्रोग्राम में वेरिएबल कितने लगेंगे? गुड, वेरिएबल लगेंगे 2, इंटीजर और एक कैरेक्टर, यानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल लेने के बाद आप स्क्रीन को क्लियर करें, टू लिखें, टू के अंदर आकर वाया प्रिंटफ यूजर से बोलें एंटर 2 इंटीजर्स। जो भी 2 इंटीजर यूजर से मिलेंगे, स्कैनफ से आप उन्हें स्कैन कीजिए और रख लीजिए अपने वेरिएबल्स ए और बी में। इतना क्लियर है? रख लीजिए अपने वेरिएबल्स ए और बी में। तो वाया स्कैनफ 2 नंबर ए और बी में आ गए वाया परसेंटेज डी। इसके बाद यूजर को आप इनका सम दिखा दें बाय सेइंग सम इज परसेंटेज डी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, सम दिखाने के बाद यूजर से पूछिए कि क्या प्रोसेस को रिपीट करना चाहता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? राइट, और जो भी यूजर इसका जवाब देगा आप उसे चॉइस में रखें। बट आपको याद होना चाहिए, आपने अभी अभी इंटीजर स्कैन करा है, तो बफर में क्या पड़ा होगा? बफर में क्या पड़ा होगा अगर अभी अभी इंटीजर स्कैन हुआ है तो? एंटर पड़ा होगा। वो एंटर बफर से निकल जाए, प्रॉपरली यूजर का इनपुट स्कैन हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप एफ फ्लैश यूज करें। ठीक, यहां पर अपन ने लिखा स्कैन एफ परसेंटेज सी एड्रेस ऑफ चॉइस, और डू के बाहर निकलकर वाइल के साथ आप मेंशन करेंगे चॉइस डबल इक्वल टू वाई, फॉलोड बाय द यूजुअल गेट ch। ये है कोड यूजिंग डू वाइल। करिए अब आप मेरे साथ इस कोड की ट्रेसिंग। प्रोग्राम शुरू होता है विद द डिक्लेरेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स which are a and b and third variable which is choice। सब में वो नोटिस कीजिएगा फिलहाल गार्बेज है। उसके बाद प्रोग्राम डू ब्लॉक के अंदर जाता है, यूजर से 2 नंबर मांगता है। मान लीजिए यूजर ने नंबर दिए आपको 1020। प्रोग्राम 1020 का सम दिखाएगा। कितना आएगा सम? जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें, 30। और फिर प्रोग्राम यूजर से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस प्रोसेस को रिपीट करना है क्या? जो भी जवाब यूजर देगा
वो चला जाएगा चॉइस में। हम मानते हैं यूजर ने जवाब y दिया है। क्योंकि यूजर ने y दिया है, नोटिस करिए चॉइस डबल इक्वल टू y। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस। ट्रू होने के कारण कंट्रोल वापस डू के अंदर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंडीशन ट्रू है। फिर से यूजर से 2 नंबर मांगेगा। इस बार मान लीजिए यूजर ने जो आपको 2 नंबर दिए हैं वो 2 नंबर हैं, सपोज करिए 1 एंड 2, राइट। 1 और 2 का सम आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एज 3 और फिर प्रोग्राम यूजर से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। इमेजिन करिए यूजर इस बार आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू का जवाब नो दे देता है, तो आप बताइए वाइल में जो कंडीशन है वो ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कंट्रोल निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा डू वाइल का वर्जन। अब मैं आपसे कहता हूं इस सेम कोड को हमें बनाना है यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा चेंज ना करते हुए एज इट इज वाइल में कन्वर्ट करता हूं। आप जरा अपने आइडियाज दीजिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा कि जो मैं लिख रहा हूं क्या उसमें कोई दिक्कत है। मैं यहां से डू हटा देता हूं और जो वाइल वाली टेस्ट कंडीशन है उसे स्टार्टिंग पे रख देता हूं, सेमी कोलन हटाते हुए। ठीक है, ये मैंने बनाया इसका वाइल लूप का वर्जन। आपको बताना है क्या इस कोड में कोई दिक्कत दिख रही है आपको? बहुत बड़ी दिक्कत है इस कोड में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप नोटिस करिए ये जो चॉइस वेरिएबल है इसमें इनिशियली क्या है? जवाब दें। वेरी गुड, इसमें इनिशियली गार्बेज है। जब इसमें इनिशियली गार्बेज है और आपका कोड सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा तो आप मानते हैं इसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होगा। हो सकता है वो गार्बेज वाई हो सकता है वो गार्बेज वाई ना हो। ज्यादा पॉसिबिलिटी किस बात की है? ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है ना कि वाई ना हो। ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वाई ना हो। वो उस केस में कंट्रोल लूप में जाएगा भी नहीं, एक बार भी नंबर ऐड नहीं होंगे, सीधे निकल जाएगा बाहर। मानते हैं ऐसा होगा? ठीक है, अब अगर इसको वाइल से ही बनाने की जिद है, अगर हमको लगता है नहीं हम तो वाइल से ही बनाएंगे, हालांकि ये कोड वाइल के लायक नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप इसे वाइल से ही बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है, आपने जहां चॉइस को डिक्लेयर करा है वहीं पे चॉइस में स्टार्टिंग में वाई डालने। आप बताइए कुछ होगा अगर चॉइस में हम स्टार्टिंग में वाई डाल रहे हैं? तो बिल्कुल होगा। अब होगा ये कि अगर चॉइस में इनिशियली वाई आ गया गार्बेज की जगह तो नोटिस करिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पहली बार में हो जाएगी। कंट्रोल लूप के अंदर एंटर कर जाएगा, लूप की बॉडी चलेगी और फिर जैसा भी यूजर का जवाब होगा उस जवाब के अकॉर्डिंगली कंट्रोल वापस इटरेट करेगा। आ रहा है समझ? है ना? इसलिए इस पर्टिकुलर कोड के अंदर बेटर है कि आप यूज करें डू वाइल। कम से कम एक एक्स्ट्रा इनिशियलाइजेशन से अपन बचेंगे। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है चॉइस इक्वल टू वाई लिखना, लेकिन स्टिल आप नोटिस करिए वाइल में चॉइस इक्वल टू वाई लिखे बिना प्रोग्राम का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होगा, जबकि डू वाइल में चॉइस में कुछ भी नहीं डाला आपने स्टार्टिंग में, सीधे डू के अंदर जाकर ही चॉइस इनिशियलाइज हुआ और कोड प्रॉपरली चला। क्लियर? बढ़े आगे, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक भी नहीं, प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। यूजर से आपको एक इंटीजर लेना है और उस इंटीजर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है। किसमें? वाइल वाले में बिल्कुल लगेगा कैलाश। क्यों नहीं लगेगा एफ फ्लश तो हर जगह लगेगा ना। एफ फ्लश का क्या लेना देना है लूप के चलने और नहीं चलने से? एफ फ्लश तो आप इसलिए लगाते हैं ताकि आपका जो सेकंड स्कैन एफ है वो प्रॉपरली स्कैन करे, उसको लूप से कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, चॉइस इक्वल टू वाई कराए तो उससे क्या हुआ? आप अगली बार यूजर से भी तो चॉइस लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या लग रहा है आपको, चॉइस में परमानेंट वाई रहेगा?
है ना, यूजर कुछ ना कुछ जवाब तो देगा ना, तो यूजर से तो इनपुट लेना पड़ेगा। मैं समझा नहीं श्रेयांश, आप क्या कह रहे हैं? श्रेयांश आपका रिस्पॉन्स नहीं समझा मैं, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ तो एफ फ्लश लिया तो है अपन ने वाइल के अंदर। यस के लिए कंडीशन है। मैं अनम्यूट करता हूं बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे हो आप। कोड में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? श्रेयांश अनम्यूट कीजिए। जी सर, नहीं बोलिए। सर कोड सही है, बस मैं ये पूछ रहा था कि कैरेक्टर चॉइस अपन ने वाई ली, अगर मतलब फॉल्स एन लेना हो तो मतलब ऐसे ही मतलब आप सिंपली एक। समझ, इसका मतलब आप समझे ही नहीं कि अपन ने वाई क्यों लिया है। क्यों मतलब लिया है वाई बताओ। सर, नहीं मैं ये पॉइंट नहीं समझ पाया सर। हाँ, वाई अपन ने इसलिए लिया है ताकि जी ये सर। कंडीशन ट्रू हो जाए। हम अच्छा जानबूझ के इसको ट्रू करवाना चाहते हैं पहली बार, ताकि कंट्रोल लूप के अंदर एंटर कर जाए। अगर ये ट्रू नहीं होगी तो लूप बॉडी में कंट्रोल एंटर नहीं करेगा ना। अच्छा, और बाहर आ अगर मैं, जाएगा गेट स्टेज पे। हाँ अगर मैं एन ले लेता हूँ तो जी आप सर। बताओ एन डबल इक्वल टू वाई ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। तो फिर तो लूप बिल्कुल नहीं चला ना। यूजर से अच्छा। कहाँ लिए 2 नंबर अपन ने। ओके हम ओके सर। कम से कम एक बार चाहते हैं ना ये पार्ट चले, कम जी से सर। कम एक बार चले, तो उस जी एक बार के लिए लूप को तो चलाना पड़ेगा। तो जी अपन सर। जबरदस्ती कंडीशन को ट्रू करवा रहे हैं। ओके समझ कोड गया। भी ऐसा लिख रहे हैं कि कंडीशन ट्रू हो जाए। जी सर ठीक हम्म, है। बिल्कुल। कैलाश आपका डाउट दूर हुआ? चलो, तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में एक लाइन और है, वो और सुन लीजिए आप। मैथ्स में जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यूजर अगर जीरो एंटर करता है तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल मैथ्स की तरह जीरो का फैक्टोरियल वन दे। ऐसा लॉजिक मत ले लीजिएगा कि प्रोग्राम जीरो का फैक्टोरियल जीरो देने लग जाए। समझ आया? बनाइए। किस लूप के लायक कोड है पहले तो ये बताओ। वाइल के लायक है कि डू वाइल के लायक है? गलत, ये वाइल के लायक कोड है कैलाश, ये डू वाइल के लायक नहीं है। अभी आप बनाओ, देखो आपको पता चलेगा। बनाइए और मेरे कहने पे मत जाइएगा। अगर आपका दिमाग कह रहा है ये डू वाइल के लायक कोड है तो आप इसे डू वाइल से बनाओ। जो आपको ठीक लगता है आप वो करो। ये प्रिंटफ लूप के अंदर आएगा। क्यों विकास?
और गेट ch भी लूप के अंदर आएगा। ठीक कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक कर दीजिए उसे। बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलिए देखें सब लोग, सबसे पहले इसको करते हैं वाइल लूप से। ठीक है, आपसे अगर बन रहा हो बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा है तो सीखिए। अगर इसको वाइल से लेते हैं आप, तो एक इंटीजर n लगेगा, एक f लगेगा, जिसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन 1 से। ठीक, अब सबसे पहले बताइए यूजर से नंबर कितनी बार लेना है। यूजर से जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो कितनी बार इनपुट करवाना है अपन को, एक बार। तो हम printf के थ्रू यूजर को बोलते हैं एंटर अ नंबर। जब एक ही बार लेना है तो लूप से पहले ही लेंगे ना, सही कह रहा हूं? यस, ये हो गया scanf, जिसमें आपने यूजर से वो नंबर डिमांड कर लिया जिस पे आपको फैक्टोरियल निकालना है। इसके बाद वाइल में कंडीशन आएगी वाइल n ग्रेटर देन 1। वाइल के अंदर आप लिखेंगे f इक्वल टू f इंटू n, और यहां आएगा n माइनस माइनस, और लूप से बाहर निकलकर अपन लिखेंगे printf फैक्टोरियल इज परसेंटेज d कॉमा f फॉलोड बाय अ गेट ch। ठीक, ध्यान दें अब इस कोड की ट्रेसिंग पे, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, तभी समझ में आएगा ये वाइल के लायक क्यों है। एक वेरिएबल है n, एक वेरिएबल हमारे पास है f। ठीक है, f में इनिशियली 1 है, n में गार्बेज है। जब आपने यूजर से पूछा किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, सपोज करिए यूजर ने आपको 5 दिया। अब आप बताइए वाइल 5 ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्लास में इंटरैक्टिव रहा करिए प्लीज। वेरी गुड, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल वाइल के अंदर गया, f के अंदर आया, f इक्वल टू f इंटू एन। f की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है, कितना होता है 1 इंटू 5? 5 होता है। n माइनस माइनस n की वैल्यू को 5 से रिड्यूस करके 4 पे ले आएगा। n को 4 करने के बाद वाइल लूप फिर इटरेट होगा। कंडीशन टेस्ट होगी वाइल 4 ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है? ट्रू है। कंट्रोल फिर लूप के अंदर आया, f में आया f यानी 5 इंटू n यानी 4, f हो गया 20। n माइनस माइनस n को 3 कर देगा। 3 के लिए कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 3 भी 1 से बड़ा है? हाँ है। तो f के अंदर आएगा f इंटू एन, यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि 60। n माइनस माइनस n को 2 कर देगा, क्या 2 भी 1 से बड़ा है? f के अंदर आएगा f यानी 60 इंटू n यानी 2, 60 इंटू 2 120। n माइनस माइनस n को 1 कर देगा। 1 ग्रेटर देन 1 है? नहीं है। कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर, बाहर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू दिखेगी विच इज 120। ठीक है, रहा सवाल जीरो का। तो अगर यूजर ने आपको 0 दिया तो आप मानते हैं वाइल ही नहीं चलेगा, पहली बार में फॉल्स है? तो कंट्रोल कहां पहुंचेगा? कंट्रोल कहां पहुंचेगा? सीधा पहुंचेगा प्रिंटफ पे। क्या दिखेगी f की वैल्यू? f की वैल्यू स्टार्टिंग पे 1 है, 1 दिख जाएगी, और यही होता है 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 1 सब हैंडल होंगे। बस गलती टर्बो कंपाइलर पे याद रखिएगा, गलती टर्बो कंपाइलर पे तब होगी जब यूजर आपको 7 से बड़ा नंबर देगा। क्यों गलती होगी? क्योंकि 7 से बड़े नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू इंटीजर की लिमिट से बाहर होती है। जैसे 8 का फैक्टोरियल अगर आप कैलकुलेट करें तो आता है 40,320, और सोचिए 40,320
एफ में नहीं आ सकता ना? क्या आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि आप टर्बो पे हैं, और टर्बो कंपाइलर में इंटीजर की लिमिट पॉजिटिव साइड में 32767 तक होती है। फिर मैं याद दिलाऊंगा, अगर आप LLVM GCC पे काम कर रहे हैं तो 8 का 9 का सबका फैक्टोरियल हैंडल हो जाएगा, क्योंकि वहां लिमिट बहुत बड़ी है। बट टर्बो में 32767 तक ही है, उसके आगे जाते ही वैल्यू रोटेट हो जाएगी। खैर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एफ की डेटा टाइप बदल दीजिए, इंट की जगह अनसाइंड लॉन्ग इंट ले लीजिए, तब हो जाएगा। ठीक है। अब ये समझने के लिए कि डू व्हाइल के साथ क्या दिक्कत है इस कोड में, अपन इस सेम कोड को बिना किसी एक्स्ट्रा काम के करे हुए डू व्हाइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं एक्स्ट्रा, इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, और इस कोड को व्हाइल की जगह डू व्हाइल में कन्वर्ट कर दिया। आपको मेरे बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवालों के जवाब देने। पहले आप अच्छे से कोड देख लीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूं। डू व्हाइल समझ आ रहा है? जो कोड आपको सामने स्क्रीन पे डू व्हाइल में दिख रहा है, यस और नो आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, मेरा पहला सवाल, जो डू व्हाइल वाला कोड है, क्या वो 5 के लिए 120 दिखाएगा? बिना ट्रेस करे जवाब मत देना, पहले ध्यान से ट्रेस कीजिए, फिर जवाब दीजिए मुझे। अगर मैंने इनपुट में 5 दिया तो क्या डू व्हाइल वाला कोड 120 फैक्टोरियल दिखाएगा? जवाब सबसे चाहिए मुझे। बिल्कुल सही, 100% दिखाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा। आप ये बताइए, अगर यूजर ने 0 दिया तो क्या 1 दिखाएगा? आप बताइए, अगर यूजर ने 0 दिया तो क्या फैक्टोरियल 0 का 1 आएगा? नहीं आएगा, ये 0 का फैक्टोरियल 0 दिखा देगा। क्यों दिखा देगा 0? क्योंकि अगर यूजर ने n में 0 दिया तो नोटिस करिए डू के अंदर आकर ये लाइन चलेगी, f इक्वल टू एफ इंटू एन। एफ में अभी कितना है? 1, n में कितना है? 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल शो अस 0। कैलाश, समझ में आया आपको? इसलिए मैं कह रहा था ये डू व्हाइल के लायक नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको इसको डू व्हाइल से ही बनाना है तो एक एक्स्ट्रा काम आप ये कर सकते हैं कि इस डू के ऊपर आप एक इफ लगा दें, कंडीशन यहां पे डाल दें, इफ n इज ग्रेटर देन 1। आप बताइए 0 हैंडल हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना? अब अगर यूजर ने 0 दिया तो गौर करिए, इफ की कंडीशन ही अपने आप में फॉल्स होगी। जब इफ ही फॉल्स होगा तो फिर डू तक तो बात जाएगी नहीं ना, राइट? लेकिन सोचिए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा, आपको इसमें अलग से इफ लगाकर कंडीशन करनी पड़ी, चेक करना पड़ा। सही कह रहा हूं? इसलिए दिस पर्टिकुलर कोड इज बेटर डिजाइन यूजिंग व्हाइल लूप। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लूप की बॉडी 0 पे चले, लेकिन डू व्हाइल तो बॉडी हर बार चलाएगा, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। आ रहा है समझ? ठीक है, अब आपके असाइनमेंट्स। सबसे पहला असाइनमेंट, मैंने अभी फैक्टोरियल बनाया डू व्हाइल से। क्या यूज करा डू व्हाइल के साथ? क्या यूज करा मैंने डू व्हाइल के साथ? इफ यूज करा। आपके लिए चैलेंज है, आप इसे डू व्हाइल से बनाएंगे लेकिन बिना इफ के, बिना इफ लगाए डू व्हाइल से बनाना है, और ऐसे बनाना है कि 0 भी हैंडल हो जाए। और ये नहीं कि मैंने इफ मना करा है तो आप स्विच लगा रहे हैं या टर्नरी लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगाना है, ना इफ, ना एल्स इफ, ना स्विच, ना टर्नरी, ना गो टू। समझ आ रहा है? और कोड बन जाना चाहिए यूजिंग ओनली डू व्हाइल। तो पहला चैलेंज तो आपके लिए ये है, मॉडिफाई द डू व्हाइल वर्जन ऑफ factorial program so that
without using if statement, the code can handle 0 factorial also. Question number 1. Question number 2, very important question, जो बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस का बेस तैयार करेगा. Write a program to accept an integer from the user and find out the sum of the digits of that number. ठीक, सैंपल. प्रोग्राम यूजर से बोलेगा एंटर अ नंबर. यूजर ने मान लीजिए आपको नंबर दिया 294, राइट? तो प्रोग्राम का जवाब आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स 15. 15 कैसे आया, समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? 294 के डिजिट्स का सम है ये. लेकिन एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि नंबर कितने भी डिजिट्स का हो सकता है. नंबर कैन बी ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट्स. ऐसा लॉजिक मत सोच लीजिएगा जो सिर्फ 3 डिजिट के नंबर पे ही काम करे. द नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिजिट्स. क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कोड ट्राई करके लाइए. आइए आप परसों स्टार्ट करते हैं डू वाइल का सेकंड पार्ट एंड देन विल माइग्रेट टू फॉर लूप. ठीक है, ये प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. अगर आपसे नहीं बनता है तो, और बन जाता है तो भी डिस्कस करेंगे. एंड देन विल माइग्रेट टू फॉर लूप. लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेक श्योर लेक्चर मिस ना हो. ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर. स्क्रीनशॉट्स रुक जाइए. हाँ लीजिए, दिस इज पेज 1. पेज 2. हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखिए. हो जाएगा तो डन लिखिए. आप लोग लिख कहाँ रहे हैं डन? आपके ग्रुप में तो आता ही नहीं है मैसेज. मुझे लगता है आप ट्राई नहीं करते हैं. असाइनमेंट्स करते हैं? करते हैं तो फिर ग्रुप में तो कोई मैसेज आता नहीं है आपकी तरफ से कि आपका असाइनमेंट पूरा हो गया. अगर असाइनमेंट जो मैं देता हूं आप बना लें तो प्लीज सभी लोग ग्रुप में डन डालिएगा. समझ रहे हैं मेरी बात? उससे मुझे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन मेजॉरिटी से नहीं हुआ, तो वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है, अगर आपसे अटेम्प्ट हो जाता है, बन जाता है, तो जस्ट गिव अ सिंपल मैसेज डन. आई विल अप्रिशिएट दिस. ठीक, पोस्ट कर देता हूं मैं स्लाइड्स ग्रुप में. आइए आप नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इससे आगे. ग्रुप में ऐड नहीं है तो ऐड होइए ज्योति. ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, असाइनमेंट्स हैं जो ग्रुप पे ही आएंगे अब. चलिए बाय बाय, टेक केयर.